स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ईश्वर से कामनाएं हैं कि आप सिलेक्शन पाएं और स्वस्थ रहें। आज हम मौर्य कला पर डिस्कस करेंगे। हमने पटना कलम पर डिस्कस किया था, मौर्य कला पर आज कर रहे हैं और फिर इसके बाद पाल कला भी बताएंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा मैम बीच बीच में एक एक टॉपिक डालती हैं, जीएस के कंप्लीट टॉपिक नहीं करा रही हैं। तो उसके लिए बता दूं कि जो टॉपिक मुझे ज़रूरी लगेंगे वो मैं सब करवा दूंगी, आप परेशान ना हो। थोड़ी सी समस्या हमारे साथ है, चूँकि एक हाथ फ्रैक्चर है तो एक हाथ से मुझे चीज़ों को सिस्टमेटिक करने में परेशानी भी होती है, इसलिए हाथ को बहुत देर बैग में रख के खड़े होना भी संभव नहीं हो पाता है। थोड़ी सी समस्या है, पर आप परेशान ना हो। समय रहते आपका जो मेन टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करा दूंगी। मौर्य कला आपको किताबों में लिखी हुई मिल जाएगी, या आप जहाँ कहीं से आपने नोट्स लिए हों या कुछ जो भी आपके पास मटेरियल हो, उसमें मौर्य कला के बारे में पर्याप्त दिया हुआ है। हिस्ट्री में भी अगर आपने पढ़ी हुई तो उसमें भी मौर्य कला मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रही हूँ कि आपको चीज़ें याद करना आसान हो जाए। पढ़ तो आप किताब से भी लेंगे, बस सुनकर आपकी कुछ चीज़ें कहानी के रूप में आपको पता चल जाए। फैक्ट तो आप किताब से भी याद कर लेंगे। तो मौर्य कला को हमने पहले भी कहा था, ये हेडिंग्स आपको आंसर में नहीं डालनी है। भूमिका आपको पैराग्राफ में लिखना है, पहले पेज पर 2/3 पेज में भूमिका लिख देना है, 2/3 हिस्से में। उसके बाद धीरे धीरे ये पैराग्राफ बनाते हुए आप लिख दीजिएगा। इस तरह से आप वो दे सकते हैं, ग्राफ दे सकते हैं, चित्र दे सकते हैं, परंतु हेडिंग नहीं डालना है। और बीपीएससी में दूसरा पेन भी यूज नहीं करना होता है, तो आप जिस पेन को यूज करें, नीला या काला, वो डिसाइड कर लें और कोशिश करें कि जो पेन आप एग्जाम में लेके जाने वाले हैं उसी पेन से आप अभी से लिखना स्टार्ट कर दें। ये कुछ बेसिक जानकारी होती हैं जो जरूरी होती हैं। आप अगर अभी से वही पेन से लिखेंगे तो आपका हाथ का ग्रिप उस पेन पे स्थायी रूप से बन जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी उस पेन से। तो आप 2-4 पेन जो भी है इस्तेमाल करके देख लीजिए, जो आपको सही लगे आप उसी पेन को खरीदें, उसी से लिखें। और कोशिश करें कि उस तरह के कई पेन खरीद लें जिनमें आधा आधा लिख के उन पेन को रख दें, क्योंकि फिर वो स्मूथ हो जाते हैं आधी स्याही खत्म होने के बाद। शुरू में पेन थोड़ा टाइट चलते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपनी आदत है। अगर आपको ऐसा अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, कोई उपदेश नहीं दे रही हूँ, एक सलाह है। आइए जानते हैं मौर्य कला के बारे में। कला, जैसे मैंने आपको पटना कलम के समय भी बताया था, कला क्या होता है। कला भी हमारे यहाँ एक ऐसी चीज होती है जिससे, जैसे हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यताओं को जब आगे के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कला उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज होती है। याद रहता है कि उस समय कैसा कल्चर रहा होगा, कैसी संस्कृति रहेगी होगी, ये उस समय की कला को देखकर हम पहचान जाते हैं। जैसे हड़प्पा कालीन संस्कृति देख के हम किसी की मूर्ति देखते हैं जिसके पेट से एक पेड़ उगा हुआ है, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि उस समय प्रकृति की पूजा होती होगी या कोई मातृ देवी की पूजा होती होगी। इस तरह का अंदाजा हम उन मूर्तियों को, उन चीज़ों को देखकर संस्कृति का अंदाजा लगा लेते हैं। तो भारतीय जीवन में एकता स्थापित करने की भी एक चीज़ है। फिल्में देखकर हमारा समाज में अगर सही संदेश की फिल्में हैं तो प्रभाव डालती हैं। जो लोग म्यूजिक बजाते हैं या जो साहित्य लिखते हैं, सभी तरह की कलाएं लोगों में एकता बढ़ाने का भी काम करती हैं।
तो एक तो एकता स्थापित करना, आप भूमिका में ऐसे ही लिख सकते हैं। दूसरा, हमारी संस्कृति को आगे के लिए सुरक्षित रखने के लिए कला का महत्वपूर्ण स्थान है या महत्वपूर्ण योगदान है। मौर्य कला को सबसे पुरानी कला मान सकते हैं भारतीय संस्कृति में। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले कला नहीं थी, हड़प्पा काल में भी कला थी, लेकिन समस्या ये कि उस समय लकड़ी और मिट्टी की कलाएं होने के कारण वो सुरक्षित नहीं रह पाई। तो जो सुरक्षित रूप में कला हमारे सामने है वो मौर्य काल से ही स्टार्ट होती है, जब पत्थरों पर कलाकारी की शुरुआत हुई। ये हम भूमिका में बता सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि मौर्य काल में किस प्रकार की कला थी। तो हमें दो प्रकार की कला देखने को मिलती है, एक राजकीय कला थी, दूसरी लोक कला थी। एक राजकीय कला थी तो दूसरी लोक कला थी। राजकीय कला वो थी जो राजकीय प्रश्रय में बन रही थी, जिसमें राजकीय कलाकार थे जिन्हें राजा ने नियुक्त किया हुआ था, वो कला थी। और लोक कला जो आम आदमी कुछ भी बनाता था, वो लोक कला थी। राजकीय कला के उदाहरण आपके सामने है, राजप्रसाद है, स्तंभ है, स्तूप है, विहार है। ये सब राजकीय प्रश्रय के कलाकार बना रहे थे। और यहाँ आपको जो मूर्तियां मिली हैं या छेछड़ी की आदि, ये सब लोक कला में है। लोक कला को उतना प्रश्रय नहीं मिला, लोक कला को उतना मोटिवेट नहीं किया गया, इसलिए लोक कला की उदाहरण उतने नहीं मिलते जितने राजकीय कला के मिलते हैं। ये जो राजप्रसाद है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बना था, जो कुम्हरार पटना में इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके लिए कहा जाता है कि एरियन कहता है कि इसकी शान शौकत से ईसा और एकबतना दोनों ही की तुलना नहीं की जा सकती, यानी कि ये अद्वितीय भवन था। इस सभा भवन में 84 पाषाण के खंबे के साथ एक विशाल हॉल था जिसमें 84 खंबे लगे हुए थे। फायान ने तो यहाँ तक कहा है, जो फायान यात्री था जो चंद्रगुप्त के समय में आया था, उसने तो यहाँ तक कि कहा है कि ये राजप्रसाद देव निर्मित है, ये मानवकृत नहीं है बल्कि ये देव निर्मित है, यानी कि ये देवताओं ने बनाया हुआ है, मानव ने नहीं। पतंजलि ने भी इसकी प्रशंसा की है। ये नाम मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इनको कोड आप कर दीजिएगा आंसर में। इस राजप्रसाद की और भी विशेषताएं थी, जैसे इसकी दीवारें चारों तरफ से लकड़ी की बनी हुई थी और इनमें बीच बीच में छेद किए गए थे तीर चलाने के लिए। इसके आसपास में एक खाई थी जो 60 मीटर गहरी और 600 मीटर चौड़ी थी। आने जाने के लिए 64 द्वार थे। इसमें क्या क्या विशेषताएं थी आपको मौखिक रूप से याद हो जाएंगी, आपको लिखने में बड़ी आसानी रहेगी। राजप्रसाद को फायान ने कहा कि ये देव निर्मित है, मानवकृत नहीं है। पतंजलि ने भी इसकी प्रशंसा की और एरियन ने इसको कहा कि इसकी तुलना ना सूसा से की जा सकती है और ना एकबतना से। ये एकबतना और सूसा भी आर्ट थी, कलाएं थी, इनसे इनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसमें 84 खम्भों का एक विशाल हॉल था जो अद्वितीय था। इस राजप्रसाद के चारों तरफ लकड़ी की दीवारें थीं जिनमें छेद किए गए थे तीर चलाने के लिए, और आसपास में सुरक्षा के लिए खाई बनाई गई थी जो 60 मीटर गहरी और 600 मीटर चौड़ी थी। ये इसकी विशेषताएं थी राजप्रसाद की। और स्तंभ अशोक के समय में अधिक बनवाए गए, जैसे सारनाथ का स्तंभ है जो आपके सामने ये दिख रहा है, तो अशोक स्तंभ जो हमारा भारतीय राजकीय चिन्ह भी है। तो ये स्तंभ थे, स्तंभ में ऊपर साइड चारों तरफ जानवरों की मूर्तियां बनी हुई थी, कमल था बीच में, और ये एकाश्म पत्थर के बने थे। एकाश्म पत्थर का मतलब होता है एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया था, इसमें जोड़ नहीं है, पूरा जो भी नीचे से ऊपर तक की जो आकृति है वो एक ही पत्थर पर निर्मित है। स्तूप भगवान बुद्ध के बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये बुद्ध के लिए बनाए गए थे, और विहार भी इनके आराम
के लिए जो इनका विश्राम करने का स्थान था बौद्ध लोगों का, वो विहार कहलाते थे। इनकी भी स्थापना मौर्य काल में बहुत हुई। तो ये राजकीय कला थी। और मूर्ति कला में आपको विशेष रूप से यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां मिलती हैं। यक्षिणी की मूर्ति आपकी बिहार म्यूजियम में रखी हुई है। बिहार संग्रहालय में आप जाकर भी देख सकते हैं। दीदारगंज से जो प्राप्त हुई है यक्षिणी की मूर्ति, वो बिहार संग्रहालय में स्थित है। और आप इसकी भी विशेषता बता सकते हैं कि इसका मुख जो है वो चौड़ा है, बहुत सुंदर है, और मतलब कटी पतली है। कटी मीन्स होता है कमर, कमर पतली है, नितंब चौड़े हैं, उरोज उभरे हुए हैं, मतलब जो, और जेवर भी उत्कृष्ट पहने हुए हैं। इन सबको देखते हुए, उस मूर्ति को देखते हुए ऐसा लगता है कि उस समय की जो स्त्रियां हैं वो अपनी देह यष्टि को लेके काफी सजग थी। मतलब जिस प्रकार आज की लड़कियां अपने फिगर को लेके कॉन्शियस हैं, ऐसा लगता है कि उस समय की लड़कियां भी, उस समय की नारियां भी अपने फिगर को लेके कॉन्शियस रही होंगी। उस मूर्ति को देख के पता लगता है। आप कभी उस मूर्ति को देखना हो तो बिहार पटना म्यूजियम में जाकर देख सकते हैं, ये मूर्ति वहां पर है। और कुछ खिलौने वगैरह की मूर्तियां हैं, वो भी लोक कला में आती हैं। जैसे आधा भाग मिला है एक बच्चे का, सिरो भाग मिला है, मतलब सिर मिला है उसका, जो हंसता हुआ है, उसकी मुस्कुराहट बड़ी मनमोहक है। एक नारी का चित्र मिला है जो खड़ी हुई है और जिसके हाथ में एक डमरू है और उसने लहंगा पहना हुआ है। ये चलायमान है, यानी कि इसमें पहिया वैया लगे होंगे। तो और विशेषताओं में इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है, मौर्य कला की सबसे बड़ी विशेषता है चमकदार पॉलिश। चमकदार पॉलिश, ये पत्थरों पे इतनी शानदार पॉलिश थी कि कभी खराब नहीं हुई। हालांकि इस पॉलिश का मौर्य काल के बाद इस पॉलिश को नहीं आगे बढ़ाया गया, नहीं पता चला, लेकिन ये उस समय की बहुत बड़ी विशेषता थी कि ये जो पॉलिश थी वो कभी खराब नहीं होती थी। खुले में पत्थरों पे लगी हुई पॉलिश कभी खराब नहीं हुई। चमकदार पॉलिश इन कला में जो यूज की गई थी वो मौर्य कला की बहुत बड़ी विशेषता थी। और जो मूर्तियां थी वो दोनों ही विशिष्ट थी। बाकी इनकी अलग से विशेषता क्या, इनमें हमने बता ही दिया कि राजप्रसाद की क्या विशेषताएं थी। स्तंभ एकाश्म थे जिनमें ऊपर जानवरों की आकृतियां थी, फिर कमल था और नीचे खम्बा हुआ करता था। स्तूप आपको पता ही है, ऐसे इस टाइप से रहता था। मैं एक सामान्य सा चित्र बना रही हूँ, आपको पता ही है। ये इस तरह का स्तूप रहता था, आप देख लीजिएगा, बुक में चित्र होगा, गूगल पे भी देख सकते हैं। और आप कोशिश करिए कि इस तरह का चित्र कम से कम बना दें। ये स्तंभ को लेकर भी इस तरह का बना दें कम से कम। जानवर तो नहीं बन सकते, पर इस तरह का आप बना दीजिएगा कुछ, किस तरह से था। थोड़ा सा नेट पे चित्र देखकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो बार बनाएंगे तो बन जाएगा। लमसम बनाना होता है, उसमें कोई वो बहुत दिखाना नहीं होता कि हमारी बहुत सुंदर चित्रकला है। तो बिहार में आपको मिल जाएंगे इसमें गुहा चित्र भी आता है। गुहा निर्माण, गुहा या गुफा निर्माण दोनों बोलते हैं। ये आपको बराबर की गुफाएं हैं, बराबर की गुफा, नागार्जुन की गुफाएं जो आजीविकों को दान की गई थी। ये गया के पास पड़ती है। तुलना इसी की, जब पाश्चात्य विद्वान जो है वो कहते हैं कि ये जो मौर्य कला है इसने ईरान का इस पर प्रभाव है, ये ईरान से इसकी प्रेरणा मिली है। परंतु जो चमकदार पॉलिश है वो भारत की अपनी उत्पत्ति है, ईरान से नहीं ली गई है। तो हाँ, थोड़ा बहुत प्रभाव ईरान का हो सकता है, इस बात को हम नहीं नकार सकते, लेकिन पूरी तरह ये ईरानी कला नहीं है, हमारी भारतीय कला है।
पॉलिश की बात हमने कर ही ली और बस इतनी ही मौर्य कला थी। आप क्या क्या लिखेंगे? भूमिका लिखेंगे कि कला क्यों आवश्यक है, कला हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान देती है। कला मौर्य कला लगभग हमारे पास साक्ष्य जो है वो प्रॉपर तरीके से मौर्य काल से ही मिलते हैं। उससे पहले भी कला थी, लेकिन हड़प्पा काल आदि में जो कला थी उसकी प्रॉपर साक्ष्य हमारे पास अब नहीं बचे हैं, क्योंकि उस समय लकड़ी या मिट्टी की मूर्तियां उस बीच में होती होंगी जो नहीं बची। हड़प्पा काल के तो फिर भी कुछ मिलते हैं, लेकिन उसके बीच के कोई भी कला के साक्ष्य हमें नहीं मिलते। मौर्य काल में किस तरह की कला थी? तो राजकीय कला थी, लोक कला थी। राजकीय कला में राजप्रसाद, स्तंभ और स्तूप और विहार, गुफा आदि का निर्माण हुआ था। लोक कला में मूर्ति कलाएं थी और खिलौने वगैरह जो भी लोकल में बनते थे वो। इनकी प्रमुख विशेषता थी कि चमकदार पॉलिश और मूर्तियां बहुत सजीव थी। जो मूर्तियों का यहाँ पे मैंने वर्णन किया वो आप यहाँ विशेषताओं में भी बता सकते हैं। तुलना में आप ईरान से तुलना कर सकते हैं कि पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि इसमें ईरान की प्रेरणा ली गई है। तो हो सकता है हम इसे नहीं नकारेंगे कि प्रेरणा ली गई होगी, लेकिन पूरी तरह ईरान का ही प्रभाव है ऐसा नहीं है। ये हमारी मौलिक कलाएं हैं। और उपसंहार में यही लिख देंगे आप कि ये हमारी मौलिक कलाएं हैं। और मौर्य काल जो था वो राजनीतिक आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं था, बल्कि कला के रूप में भी ये बहुत सुदृढ़ था। और कला की जो शुरुआत यहाँ से होती है, यही कला आगे जाके पाल काल में और आधुनिक काल तक अपने रूप में विस्तृत होती है। और चमकदार पॉलिश तो जैसी वहां मिलती है वैसी आज तक नहीं मिलती। तो इस तरह आप मौर्य कला को लिख लेंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा उद्देश्य था। आंसर तो आप लिख ही लेंगे, बुक में भी सारा मटेरियल है, तो आप इसे विस्तार कोशिश करिएगा खुद से लिखने का। ना बने तो आप किसी बुक का सहारा ले लीजिएगा। और कमेंट्स में हमें बताइएगा ज़रूर कि आगे आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं इस तरह की वीडियो आगे बनाऊंगी, वरना मैं अपना फोकस हिंदी साहित्य पे करूंगी। धन्यवाद।